हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई का फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। और दोस्तों, ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटी एसएम ट्रेड से कर रहे हैं और अब आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, अगर आपको आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज का ये क्लास 10वां क्लास है। मतलब इससे पहले 9 क्लास और हो चुके हैं ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। तो अगर इससे पहले वाले क्लास को अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को क्लास बाय क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं क्लास में, सारे क्वेश्चंस आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर से चैप्टर वाइज चैप्टर करवाए गए हैं। तो इसलिए ये सब क्लास आपके ट्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो अगर आपको आईसीटी एसएम ट्रेड से आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देना है तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं सारे टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर आपको आईटीआई का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी क्लास मिलेगा, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सीबीटी एग्ज़ाम में। तो अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका भी क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आज इस क्लास में पावर सप्लाई के चैप्टर से सारे क्वेश्चंस को इसी क्लास में करवाने वाले हैं। और पावर सप्लाई से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें और सभी क्वेश्चंस को आप अपने नोट्स में लिख लें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही सब क्वेश्चन आपके आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशालाओं में निम्न में से किस प्रकार की पावर सप्लाई प्रयोग में लाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशालाओं में निम्न में से किस प्रकार की पावर सप्लाई प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए है अस्थिर वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई। ऑप्शन बी है संवेदनशील डीसी वोल्टेज पावर सप्लाई। ऑप्शन सी है दोहरी वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशालाओं में निम्न में से किस प्रकार की पावर सप्लाई प्रयोग में लाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। मतलब अस्थिर वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई, संवेदनशील डीसी वोल्टेज पावर सप्लाई और दोहरी वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई, ये सभी पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशालाओं में पावर सप्लाई प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आईसी अस्थिर धनात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। निम्न में से कौन सी आईसी अस्थिर धनात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन ए है LM 117 आईसी। ऑप्शन बी है LM 217 आईसी। ऑप्शन सी है LM 317 आईसी और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो निम्न में से कौन सी आईसी अस्थिर धनात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण हेतु में प्रयोग लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में सभी। मतलब 117 आईसी, 217 आईसी और LM 317 आईसी, ये सभी प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आईसी अस्थिर ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो इस बार प्रश्न है कि कौन सी आईसी अस्थिर ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के निर्माण हेतु प्रयोग में लाई जाती है।
तो ऑप्शन ए है LM 137, ऑप्शन बी है LM 237 और ऑप्शन सी है LM 337 और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो ये सभी आईसी ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेटर के सर्किट के निर्माण हेतु में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के निर्गत टर्मिनल्स के आर पार जुड़े लोड प्रतिरोध के मान के घटने का प्रभाव निर्गत वोल्टेज पर क्या होता है। ऑप्शन ए है निर्गत वोल्टेज का मान घट जाता है, ऑप्शन बी है निर्गत वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है निर्गत वोल्टेज का मान अस्थिर बना रहता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के निर्गत टर्मिनल्स के आर पार जुड़े लोड प्रतिरोध के मान के घटने का प्रभाव निर्गत वोल्टेज पर क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्गत वोल्टेज का मान अस्थिर बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य रेगुलेटेड पावर सप्लाई का है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य रेगुलेटेड पावर सप्लाई का है। तो ऑप्शन ए है निर्गत टर्मिनल से जुड़े लोड प्रतिरोध में परिवर्तन के कारण निर्गत वोल्टेज में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी है इनपुट एसी सप्लाई वोल्टेज में उतार चढ़ाव के कारण पावर सप्लाई के निर्गत टर्मिनल वोल्टेज में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी है पावर सप्लाई निर्गत टर्मिनल्स वोल्टेज में उपरोक्त दोनों ही कारणों से होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कार्य रेगुलेटेड पावर सप्लाई का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावर सप्लाई निर्गत टर्मिनल वोल्टेज में उपरोक्त दोनों ही कारणों से होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अनियंत्रित पावर सप्लाई के निर्गत टर्मिनल वोल्टेज में उतार चढ़ाव निम्न में से किस कारण से होता है। अनियंत्रित पावर सप्लाई के निर्गत टर्मिनल वोल्टेज में उतार चढ़ाव निम्न में से किस कारण से होता है। ऑप्शन ए है इनपुट एसी वोल्टेज में परिवर्तनों के कारण निर्गत वोल्टेज में उतार चढ़ाव होते हैं। ऑप्शन बी है लोड प्रतिरोध में परिवर्तनों के कारण निर्गत वोल्टेज में उतार चढ़ाव होते हैं और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब इनपुट एसी वोल्टेज में परिवर्तनों के कारण निर्गत वोल्टेज में उतार चढ़ाव होते हैं और लोड प्रतिरोध में परिवर्तनों के कारण निर्गत वोल्टेज में उतार चढ़ाव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IC 723 सामान्य उद्देश्य रेगुलेटर की निम्न में से क्या सीमा नहीं होती है। IC 723 सामान्य उद्देश्य रेगुलेटर की निम्न में से क्या सीमा नहीं होती है। ऑप्शन ए है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, ऑप्शन बी है अस्थिर धनात्मक वोल्टेज, ऑप्शन सी है अस्थिर ऋणात्मक वोल्टेज और ऑप्शन डी है ये सभी। तो IC 723 सामान्य उद्देश्य रेगुलेटर की निम्न में से क्या सीमा नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्किट शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, अस्थिर धनात्मक वोल्टेज, अस्थिर ऋणात्मक वोल्टेज, ये सभी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी OP-AMP IC है। निम्न में से कौन सी OP-AMP IC है। तो ऑप्शन ए है 7408, ऑप्शन बी है 547, ऑप्शन सी है 723 और ऑप्शन डी है ये सभी। तो निम्न में से कौन सी OP-AMP IC है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 723 IC। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
किस विद्युत उपसाधन के लिए स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस विद्युत उपसाधन के लिए स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टेलीविज़न, ऑप्शन बी है वाटर कूलर, ऑप्शन सी है एयर कंडीशनर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मतलब वाटर कूलर, टेलीविज़न और एयर कंडीशनर, ये सभी में स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबलाइजर में निम्न में से कौन सी रिले प्रयुक्त की जाती है? स्टेबलाइजर में निम्न में से कौन सी रिले प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक रिले, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक रिले और ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टेबलाइजर में निम्न में से कौन सी रिले प्रयुक्त की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और आपको बता दें कि ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सके कि स्टेबलाइजर में निम्न में से कौन सी रिले प्रयुक्त की जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप या चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्टता प्रचालित रिले का कॉइल प्रतिरोध कितना होता है? वोल्टता प्रचालित रिले का कॉइल प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन ए है अति निम्न, ऑप्शन बी है निम्न, ऑप्शन सी है मध्यम और ऑप्शन डी है उच्च। तो वोल्टता प्रचालित रिले का कॉइल प्रतिरोध कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वोल्टता प्रचालित रिले का कॉइल प्रतिरोध उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एसी परिवर्तक निम्न में से किसके समान कार्य करते हैं? एसी परिवर्तक निम्न में से किसके समान कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है परिणाम मित्र, ऑप्शन बी है प्रेरक, ऑप्शन सी है इन्वर्टर और ऑप्शन डी है रेगुलेटर। तो एसी परिवर्तक निम्न में से किसके समान कार्य करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिणाम मित्र के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी से डीसी परिवर्तकों का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? डीसी से डीसी परिवर्तकों का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए है शोर आइसोलेशन के लिए, ऑप्शन बी है पावर बस रेगुलेशन के लिए, ऑप्शन सी है दृष्टिकरण के लिए और ऑप्शन डी है कम वोल्टेज को वांछित स्तर तक बढ़ाने के लिए। तो डीसी से डीसी परिवर्तकों का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दृष्टिकरण के लिए, दृष्टिकरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप डाउन परिवर्तक डैश में परिवर्तक के सामान्य कार्य करता है? तो स्टेप डाउन परिवर्तक किसके में परिवर्तक के समान कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है बूस्ट, ऑप्शन बी है बैंक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टेप डाउन परिवर्तक डैश में परिवर्तक के समान कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैंक। बैंक में परिवर्तक के समान कार्य करता है, मतलब स्टेप डाउन परिवर्तक बैंक में परिवर्तक के समान कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यूपीएस प्रणालियों में सबसे अधिक विश्वसनीयता किस प्रणाली की होती है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित यूपीएस प्रणालियों में सबसे अधिक विश्वसनीयता किस प्रणाली की होती है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली, ऑप्शन बी है ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली, ऑप्शन सी है लाइन इंटरैक्टिव प्रणाली और ऑप्शन डी है समांतर यूपीएस प्रणाली। तो निम्नलिखित में यूपीएस प्रणालियों में सबसे अधिक विश्वसनीयता किस प्रणाली की होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
समांतर यूपीएस प्रणाली की सबसे अधिक विश्वसनीयता की प्रणाली होती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पावर सप्लाई के टॉपिक से टोटल 16 क्वेश्चन ही हैं जो आज इस क्लास में कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तो ये लास्ट प्रश्न है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जा सके। तो पावर सप्लाई के चैप्टर से कम 3-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए अगर आप इस क्लास को स्किप किए हैं तो इस क्लास को कंप्लीट पूरी देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे इस क्लास में जो हमेशा सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, यूपीएस प्रणाली हेतु निम्न में से कौन सी बैटरी अधिक प्रयोग की जाती है? यूपीएस प्रणाली हेतु निम्न में से कौन सी बैटरी अधिक प्रयोग की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है रख रखाव रहित बैटरी, ऑप्शन बी है लेड एसिड बैटरी, ऑप्शन सी है निकिल कैडमियम बैटरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेड एसिड बैटरी। ये आप मान लीजिए कि 2 नंबर आपका कंफर्म है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लें या चाहे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। यूपीएस प्रणाली हेतु निम्न में से कौन सी बैटरी अधिक प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर है लेड एसिड बैटरी सबसे अधिक उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए। आई होप आप इस क्लास को लाइक किए होंगे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।